तो थोड़ा ज़्यादा ये हिल रहा है, देखो ध्यान दो। अभी हम लोग आ गए ग्रामर का, हिंदी ग्रामर का, व्याकरण का न्यू टॉपिक, वाक्य। तो माध्यमिक में तो 4 टॉपिक्स है, कारक है और वाच्य है, फिर वाक्य है और समास है, जिसमें से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपके क्लास 12 में वाक्य संशोधन में ये ज़रूरी है। तो वाक्य यानी इंग्लिश में सेंटेंस हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है ना। पदों के व्यवस्थित मतलब ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमेटाइज्ड, एक बहुत ही व्यवस्थित यानी कि सिस्टम में सजाया हुआ, एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ पदों यानी कि शब्द और पद में अंतर क्या होता है। जैसे मान लो कि राम एक शब्द है, लेकिन अगर हम बोलेंगे कि राम आम खाता है, तो यहाँ पे राम क्या है, एक पद है, क्योंकि वो एक वाक्य में इस्तेमाल हुआ है और उसका कर्ता का पद है, ठीक है ना। तो उसका नाम बदल जाता है, शब्द नहीं बोल के क्या बोलते हैं हम लोग, पद बोलने का मतलब है कि वो सब एक दूसरे से एक सूत्र में बंधा हुआ है, और शब्द बोलने का मतलब वो बिल्कुल अलग हो गया है। तो पदों के व्यवस्थित यानी कि शब्दों के व्यवस्थित यानी ऑर्गेनाइज्ड रूप को, जिसमें कर्ता होना चाहिए, ठीक है ना, जिसमें कर्म होना चाहिए, जिसमें क्रिया होनी चाहिए, इसकी व्यवस्था हो, तथा जिसमें पूर्ण अर्थ का बोध होता हो, उसको हम लोग बोलते हैं सेंटेंस, ठीक है। जैसे हम लोग बात कर लें, हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, तो अब देखो यहाँ पे हमें एक शब्द है, गंदगी एक शब्द है, नहीं एक शब्द है, फैलानी एक शब्द है, चाहिए एक शब्द है। इन सारे शब्दों को जब हम एक सूत्र में बांध देंगे, माला की तरफ पिरो देंगे, तो ये सब पद कहलाएंगे। हमें क्या हो गया, एक पद है जो कर्ता के पद पे बैठा है, ठीक है ना, गंदगी संज्ञा के पद पे बैठा हुआ है। इसी तरीके से सारे शब्दों का एक ना एक पद बन जाता है। तो ये सब पद जो हैं ऑर्गेनाइज्ड, व्यवस्थित तरीके से सजा के रखे गए हैं, सबका एक मीनिंग भी आ रहा है, वो पूर्ण अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये वाक्य हो गए। दूसरा उदाहरण, वासुदेव मेरे मित्र हैं, कृष्ण मेरे मित्र हैं, वासुदेव। अब ये वासुदेव मेरे मित्र हैं, ये 4 शब्द जब एक सूत्र में बन जाएंगे तो पद कहलाएंगे, और इनका एक पूरा मीनिंग आ रहा है, तो ये वाक्य बन गया। तो वाक्य समझ में आ गया होगा, इंग्लिश में भी पढ़े होंगे सेंटेंस क्या होता है। अब ये जो वाक्य के गुण होते हैं वो क्या होते हैं, देखो वाक्य के जो गुण होते हैं ना, ये सार्थकता होनी चाहिए। सार्थकता मतलब उसके अंदर अर्थ होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। जैसे उदाहरण ले लो, मान लो अगर हम बोलें सूरज क्रिकेट खेलता है, इसमें तुमको सार्थकता नजर आ रही है, सारे शब्द में एक अर्थ नजर आ रहा है। सूरज एक लड़के का नाम है, क्रिकेट एक खेल है, खेलना एक क्रिया है, ये सारे के सारे एक शब्द का मतलब निकल रहा है। सूरज क्रिकेट खेलता है, सब में सार्थकता नजर आ रही है। योग्यता भी नजर आ रही है भाई, क्षमता जिसे कहते हैं हम लोग। क्षमता और योग्यता क्या है, योग्यता को ही व्याकरण में क्षमता बोलते हैं। वाक्य में योग्यता कैसी, तो वो यहाँ है, देखिए, सूरज क्रिकेट सुनता है, क्या क्रिकेट को सुना जाता है। सूरज क्रिकेट पी जाता है, क्या क्रिकेट को पिया जाता है, नहीं, ना क्रिकेट को खाया जाता है, ना पिया जाता है, ना सुना जाता है। तो सूरज द्वारा क्रिकेट को क्या करने की योग्यता या क्षमता है, खेलने की, सुनने की नहीं, पीने की नहीं, खाने की नहीं, किस चीज की क्षमता है, खेलने की। तो वाक्य में देखना चाहिए कि जो करता है उसका क्षमता या योग्यता का कमी तो नहीं हो जा रहा है ना। अगर ऐसा कमी हो रहा है तो समझ लो वाक्य नहीं है। जैसे यहाँ देखो, सूरज क्रिकेट खेलता है, इसमें क्षमता की कोई कमी नहीं है। क्रिकेट को क्या किया जाता है, खेला जाता है। हाँ, बाद में चर्चा करेंगे उसकी। नेक्स्ट, आकांक्षा। आकांक्षा का मतलब क्या हो गया, इच्छा। आकांक्षा मतलब, आकांक्षा का मतलब होता है विश। तो उसी को हम लोग हिंदी में दूसरे व्याकरण की भाषा में क्या बोलेंगे, इच्छा। अब ये इच्छा वाली बात यहाँ समझिए। मान लीजिए मैंने लिख दिया खेलता है, ठीक है ना, तो इसमें एक चीज नजर आ रहा होगा, खेलता है, कौन खेलता है, अधूरा लग रहा है ना। जब तक तुम कौन का आंसर नहीं दोगे बात अधूरी लग रही है। कौन खेलता है भाई, तो सूरज खेलता है। अच्छा, एक और चीज का अधूरापन नजर आ रहा है, क्या, मान लो सिर्फ इतना ही बोल दें, सूरज खेलता है, तो क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। तो क्या और कौन की कमी ना नजर आनी चाहिए, उसकी कमी नहीं नजर आनी चाहिए, उसका उत्तर जरूर मिलना चाहिए। जब भी कोई वाक्य लिखा रहे तो तुम देख लेना, क्या उसमें क्या और कौन की कमी है, क्या उसके उत्तर की कमी है क्या। अगर उत्तर की कमी है तो वो वाक्य नहीं होगा, और उत्तर की कमी नहीं है तो वाक्य होगा। तो सूरज क्रिकेट खेलता है, सूरज क्या खेलता है, क्रिकेट। कौन क्रिकेट खेलता है, सूरज।
तो इस तरह से तुमने देखा कि इसमें आकांक्षा या इच्छा भी आ गया, योग्यता भी आ गया, खेलता है, पीता है, सोता है नहीं, खेलता है ना। सार्थकता भी आ गया, सारे शब्द का मीनिंग भी आ रहा है, सार्थक भी हो गया। तीसरा क्या है, चौथा क्या है, निकटता। सारे शब्द वाक्य तभी कहलाएंगे जब सारे शब्द एक के साथ एक नज़दीक नज़दीक बैठे हों। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे मान लो अगर कहीं लिख दें सूरज, क्रिकेट, फिर 1 किलोमीटर बाद लिख देंगे खेलता, फिर ½ किलोमीटर के बाद लिखेंगे है, तो ये रॉन्ग। इसमें निकटता होनी चाहिए। जैसे ये निकटता देख रहे हो ना, आस पास में बैठा हुआ है, एकदम से निकटता नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो भी खराब है, स्पेस होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, पदक्रम। पदक्रम बोलने का मतलब क्या होता है भाई? पदक्रम का मतलब होता है वाक्य के अंदर जितने भी शब्द बैठे हैं उनका एक तरीके से मेल होना चाहिए। कैसा मेल? सॉरी, पदक्रम का बात नहीं कर रहा हूँ मैं अन्वय की बात कर रहा हूँ, मेल का। उनका आपस में मेल होना चाहिए, यानी कि लिंग का मेल, वचन का मेल, कारक का मेल, पुरुष का मेल। पुरुष मतलब सर्वनाम नहीं होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो जैसे कि हम अब मान लो यूज़ कर रहे हैं मैं, तो मैं के साथ आना चाहिए खेलता हूँ, लड़का है तो, लड़की है तो मैं खेलती हूँ। अब अगर हम बोल देंगे मैं खेलते हैं, मैं खेलते हैं, इसका कोई मेल हो रहा है? तो ऐसे अन्वय यानी मेल होना चाहिए। अगर मेल की कमी है तो गड़बड़ है। जैसे सूरज क्रिकेट खेलती है, यहाँ मेल कर रहा है, अन्वय है? नहीं है, क्योंकि भाई सूरज क्या है, पुल्लिंग है, और यहाँ पे मैंने क्रिया को खेलती है लिख दिया, तो ये रॉन्ग हो गया। तो सूरज क्रिकेट खेलती है वाला सेंटेंस रॉन्ग हुआ। क्या होना चाहिए? सूरज क्रिकेट खेलता है, ठीक है ना, सूरज क्रिकेट खेलता है, ये होना चाहिए। लिंग वचन। दूसरा एग्जांपल देखो, हमने 100 रुपए से यह खिलौना खरीदी। हमने 100 रुपए से यह खिलौना खरीदी वाक्य संशोधन में आपके लिए आ सकता है। तो इसमें क्या गड़बड़ी लग रहा है भाई? 100 रुपए से नहीं, 100 रुपए में, अपादान कारक लगाएंगे हम लोग यहाँ पर, 100 रुपए में, ठीक है ना। सॉरी, अपादान नहीं, अधिकरण कारक लगाएंगे, अधिकरण। 100 रुपए में यह खिलौना खरीदी नहीं, बल्कि हमने यह खिलौना खरीदा, क्योंकि खिलौना क्या है, पुल्लिंग है, इसीलिए खरीदा हो जाएगा, खरीदी नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये मेल होना चाहिए। इसके बाद है पदक्रम। पदक्रम बोलना छूट गया था। पदक्रम का मतलब क्या होता है भाई? सारे शब्द एक दूसरे से एक क्रम में सजा के लिखे गए हों, मतलब सारे पदों का एक क्रम होना चाहिए, ठीक है ना। कैसा क्रम होना चाहिए भाई? बोलने का मतलब क्या है? तो क्रम का मतलब जैसे खेलता सूरज है क्रिकेट, मान लो अगर मैं ऐसा लिख दूं, खेलता सूरज है क्रिकेट, इसमें पद क्या क्रम में सजे हुए हैं? उल्टे पुल्टे हैं ना, जिसको हम लोग बोलते हैं जम्बल्ड। तो जम्बल्ड नहीं होना चाहिए, है ना, सब सजा हुआ रहना चाहिए। सूरज क्रिकेट खेलता है ऐसा होना चाहिए, जैसा कि आपने ऊपर एग्जाम्पल में लिखा है, सूरज क्रिकेट खेलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि खेलता सूरज है क्रिकेट। अब आगे देखो, अब है कि वाक्य के अंग। ये जो वाक्य के पार्ट्स होते हैं, अंग होते हैं, वो क्या क्या हैं? तो सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, जानते हो ना, इंग्लिश में भी कौन कौन से होते हैं? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो हिंदी में भी कुछ ऐसा ही है। सब्जेक्ट को क्या कहते हैं हम लोग? उद्देश्य कहते हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट का मतलब हिंदी व्याकरण में उद्देश्य कहलाता है। और उद्देश्य क्या है? तो जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वो क्या होता है? इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट होता है। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो हो जाएगा उद्देश्य। और उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहेंगे वो क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। उसे हिंदी में हम लोग कहते हैं विधेय। यानी सब्जेक्ट को बोला गया उद्देश्य और प्रेडिकेट को बोला गया विधेय। याद रखोगे? तो 2 पार्ट हैं वाक्य के, कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। जैसे उदाहरण देखो, तुम गाड़ी चलाते हो, तो गाड़ी को चलाने के मामले में इसमें किसकी बात हो रही है? गाड़ी की बात नहीं हो रही है, तुम्हारी बात हो रही है। यहाँ पर कर्ता कौन है? तुम हो, सब्जेक्ट तुम हो, तो ये उद्देश्य हो गया। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बोला गया वो क्या हो गया? विधेय हो गया। तो तुम गाड़ी चलाते हो में उद्देश्य ये हो गया और विधेय हो गया ये पोर्शन, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, काला घोड़ा दौड़ रहा है। तो काला घोड़ा दौड़ रहा है में भाई कौन दौड़ रहा है? घोड़ा। तो घोड़ा हो गया सब्जेक्ट, कर्ता हो गया। अब ये हो गया उद्देश्य। अब भाई उसकी विशेषता है कि काला है, वो बात की बात है। अब क्या कर रहा है? वो दौड़ रहा है, उसके बारे में ये बताया गया है, दौड़ रहा है, तो ये हो गया विधेय, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वाक्य के मामले में, वो होता है विस्तारक।
विस्तारक क्या होता है ना, जो विस्तार करता है, इलाबोरेट करता है, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इलाबोरेट करना, बड़ा करना, ठीक है ना। यानी कि जो उद्देश्य को बड़ा बना दे, उद्देश्य के बारे में थोड़ा और ज़्यादा बोल के उद्देश्य को थोड़ा और बड़ा कर दे, उसको बोलते हैं विस्तारक। विधेय के बारे में कुछ बोल के उसी को बड़ा बना दे तो विधेय का विस्तारक हो जाता है। तो विस्तारक दो किस्म के होंगे, एक तो उद्देश्य का विस्तारक और एक विधेय का विस्तारक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहले डेफिनेशन जान लो। वे शब्द या शब्द समूह जो वाक्य में लग जाते हैं, किसके लिए, या तो उद्देश्य के लिए या तो विधेय के लिए लगते हैं, और वो उसके बारे में कुछ और बताते हैं, थोड़ी और बात उसके बारे में बताते हैं, उसको बोलते हैं विस्तारक, इलाबोरेट करने वाले। जैसे एग्जाम्पल ले लो, ये एक सेंटेंस है, बेस सेंटेंस है, इसी के जरिए हम यहाँ समझाएंगे। जैसे वृक्षों को मत काटो, इसमें उद्देश्य क्या है, वृक्ष, और को मत काटो ये हो गया, तो सॉरी उल्टा बोल दिया, वृक्षों क्या हो गया उद्देश्य, और को मत काटो क्या हो गया विधेय। अब देखो इस वृक्षों को हम कैसे विस्तार करेंगे, इलाबोरेट करेंगे, तो हमने लिख दिया फलों से भरे वृक्षों को मत काटो। अभी भी तो वृक्ष ही है ना जिसे नहीं काटने की बात हो रही है, तो वृक्ष क्या हो गया उद्देश्य, लेकिन उस उद्देश्य के बारे में थोड़ा और बात आ गया। क्या बात आ गया, फलों से भरे हुए वृक्षों को, अभी भी वही वृक्ष है जिसे नहीं काटने की बात हो रही है, लेकिन फलों से भरे हुए, थोड़ा और उसको लंबा चौड़ा बना दिया गया। तो ये फलों से भरे हुए क्या हो गया, विस्तारक हो गया, और वृक्ष क्या हो गया उद्देश्य, और को मत काटो क्या हो गया विधेय। समझ में आई बात, समझ में आई बात। नेक्स्ट एक दूसरा एग्जाम्पल लो, हनुमान ने लंका जला दी, इसमें ये हो गया उद्देश्य हनुमान, और ने लंका जला दी ये विधेय हो गया। अब देखो इस हनुमान का कैसे मैंने विस्तारक लगा दिया, वीर हनुमान ने लंका जला दी, हनुमान के बारे में थोड़ी और बात बता दिया इस शब्द में, तो ये क्या हो गया विस्तारक हो गया। इसने सब्जेक्ट को इलाबोरेट कर दिया, उद्देश्य को थोड़ा और बढ़ा दिया, तो ये हो गया वीर हनुमान विस्तारक, वीर हो गया विस्तारक। ने लंका जला दी ये हो गया विधेय। समझ आई बात, नहीं समझ में आ रही है तो बोलो। हाँ बोलो। दो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा जहाँ पे हम लोगों ने उद्देश्य का विस्तारक सीखा। अब आगे देखें, मैंने पुस्तक पढ़ी, इसमें उद्देश्य क्या है, मैं, पुस्तक पढ़ी क्या है विधेय है। अब हम लोग देखेंगे कि विधेय की तरफ भी विस्तारक हो सकते हैं, है ना। जैसे मैंने प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाली पुस्तक पढ़ी, तो मैंने कौन सी पुस्तक पढ़ी, उस पुस्तक के बारे में लिखा गया है विस्तार पूर्वक, प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाली पुस्तक, है ना। तो ये प्रथम पुरस्कार प्राप्त ये हो गया विस्तारक, ठीक है। तो विस्तारक ना सिर्फ उद्देश्य के साइड में आता है, बल्कि विस्तारक इधर विधेय की तरफ भी आ सकता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, नीरज परिश्रम करता है, तो नीरज हो गया उद्देश्य, परिश्रम करता है विधेय। अगर हम लोग लिखें नीरज बहुत परिश्रम करता है, तो ये बहुत एक शब्द जुड़ गया, ये क्या हो गया विस्तारक, क्रिया विशेषण है एक तरह का, जो कि परिश्रम के बारे में और विस्तार में बता रहा है। कितना परिश्रम, थोड़ा परिश्रम नहीं, बहुत परिश्रम करता है, तो ये भी हो गया विस्तारक, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वाक्य रचना के आधार पर कितने होते हैं। तो रचना के आधार पर तीन किस्म के वाक्य होते हैं, जैसे सरल वाक्य जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है मिश्र वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तीसरा होता है संयुक्त वाक्य जिसे कहते हैं हम लोग कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है ना। अब सरल वाक्य को जरा देखें, तो सरल वाक्य क्या है, तो सिंपल सेंटेंस को हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। ऊपर लिखा था मैंने सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को पहचानने का जरिया है कि इसमें एक ही बार क्रिया आती है, इसमें एक ही बार एक्शन आएगा, वर्ब यानी कि क्रिया, क्रिया का पदबंध जो होता है वो एक ही बार होता है, दोबारा नहीं होता है, ठीक है। उद्देश्य आ सकता है एक या एक से ज़्यादा, दूसरी बार आ सकता है, लेकिन विधेय के हिस्से में क्रिया सिर्फ एक ही बार आएगी। दूसरी बात क्या है सरल वाक्य की पहचान, उद्देश्य एक या एक से अधिक हो सकता है और क्रिया हमेशा एक ही होगी। जैसे मुझे बनारस जाना है, अब इसमें मुझे क्या हो गया उद्देश्य हो गया, समझ में आ रहा है सभी को। और बनारस जाना है ये क्या हो गया विधेय, और बनारस जाना है में क्रिया कौन सी है, जाना, एक ही क्रिया है ना, जाना है। दूसरा एग्जाम्पल, पड़ोस में रहने वाला सार्थक पढ़ रहा है। अब देखो मैं यहाँ मेरे पीछे बताए हुए बातों के क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, तैयार रहना। पड़ोस में रहने वाला सार्थक पढ़ रहा है, इस सेंटेंस के अंदर उद्देश्य कौन है, जल्दी बताओ। सार्थक है,
और विधेय क्या है? पढ़ रहा है। पढ़ रहा है। तो फिर ये पड़ोस में रहने वाला क्या है? उसका बारे विस्तारक है। अब ये विस्तारक किसके बारे में है भाई? उद्देश्य के बारे में है ना? तो उद्देश्य के बारे में है तो ये हो गया उद्देश्य का विस्तारक। समझ में आ गई बात? यही बात हम लोग को सीख लेना है, जान लेना। देखो अब दूसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है ना? तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम लोग पहले पढ़े हैं इंग्लिश में, इसलिए तुमको समझने में ज़्यादा इजी नहीं, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। मिश्र वाक्य में जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो, प्रधान उपवाक्य मतलब मेन क्लॉज यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं, और उसके साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो। आश्रित जानते हो ना, आश्रय लेने वाला, डिपेंड करने वाला, निर्भर करने वाला, उसको क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज। यानी एक मेन क्लॉज होना चाहिए और कम से कम उसके ऊपर डिपेंड होने वाला एक आश्रित वाक्य होना चाहिए, या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। बिल्कुल इंग्लिश वाले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरह से ही है। और इनको जोड़ने के लिए नोट में लिखा हुआ है, जोड़ने के लिए व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय योजक का प्रयोग किया जाता है। व्यधिकरण का मतलब क्या होता है भाई? सबऑर्डिनेट कनेक्टिव। इंग्लिश में मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, स्पेस कम है। सबऑर्डिनेट कनेक्टिव का जो यूज करते हैं ना, जैसे एज होता है, दैट होता है, व्हेन होता है, बिकॉज होता है, ये सब कनेक्टिव्स का यूज करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सबऑर्डिनेट कनेक्टिव्स इंग्लिश में। और हिंदी में क्या है? व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय, इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि, जब, जैसे, जहाँ, जिस, जिन, जो, उसे। ये जो उसे एक साथ आता है। जैसे एग्जाम्पल, मोहित ने उस युवक को पीटा जिसने चोरी की थी। इस सेंटेंस में दो टुकड़े हैं, दो वाक्य हैं, दोनों को जोड़ दिया है योजक ने। किस योजक ने? योजक यानी कंजंक्शन, ठीक है ना? योजक मतलब क्या होता है? कंजंक्शन। किस योजक ने जोड़ा है? उसने और जिसने। मोहित ने उस युवक को पीटा जिसने चोरी की थी। अगर उस और जिसने को निकाल दें तो क्या बचेगा? मोहित ने एक युवक को पीटा, उस युवक ने चोरी की थी। दो टुकड़े हो गए ना। अब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? उस युवक को पीटा जिसने चोरी की थी, ठीक है ना? तो उस और जिसने की वजह से ये जुड़ा है। तो मोहित ने एक युवक को पीटा, ये क्या हो गया? प्रधान उपवाक्य, मेन क्लॉज, ठीक है। और जिसने चोरी की थी, इसका मीनिंग अधूरा निकल रहा है ना। अगर हम सिर्फ इतना ही बोलें जिसने चोरी की थी तो अधूरा नहीं लग रहा है? लग रहा है ना अधूरा। तो इसको अपना मीनिंग पूरा करने के लिए आश्रित होना पड़ रहा है। किसके ऊपर? इसके ऊपर, मेन क्लॉज के ऊपर। तो जब ये आश्रित होगा तो इसको हम लोग आश्रित उपवाक्य बोलेंगे और इसको प्रधान उपवाक्य बोलेंगे। ये मेन क्लॉज और ये डिपेंडेंट क्लॉज। समझ आ रही बात? जैसे वह वहाँ बाजार है जहाँ से वे सामान खरीदती हैं। तो वहाँ बाजार है, इसका अपने आप में मीनिंग आ रहा है। तो ये क्या हो गया? प्रधान उपवाक्य, मेन क्लॉज। जहाँ से वे सामान खरीदती हैं, तो इसका तो मीनिंग अधूरा लग रहा है ना, जहाँ से वे सामान खरीदती हैं। तो इसको अपना मीनिंग पूरा करने के लिए किस पे डिपेंड होना पड़ेगा? वहाँ बाजार है, तो वहाँ बाजार है के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आश्रित है, आश्रय ले लिया है इसने, इसीलिए इसको आश्रित उपवाक्य बोलेंगे और इसको प्रधान उपवाक्य। तो ऐसे उपवाक्यों के मेल को जहाँ पर व्यधिकरण समुच्चयबोधक योजक से जुड़ा हुआ हो, दो सेंटेंस, दो क्लॉज, उसको हम लोग बोलते हैं मिश्र वाक्य। दूसरा एग्जाम्पल, माता जी ने कहा कि वे मंदिर जा रही हैं। तो माता जी ने कहा, ये हो गया प्रधान उपवाक्य, उसके साथ एक आश्रित उपवाक्य लगा हुआ है, क्या? कि वे मंदिर जा रही हैं। अब कि वे मंदिर जा रही हैं, इसका मीनिंग अधूरा आ रहा है, तो इसको अपना मीनिंग पूरा करने के लिए आश्रित होना पड़ रहा है इसके ऊपर, प्रधान उपवाक्य के ऊपर। तो ये हो गया आश्रित उपवाक्य, डिपेंडेंट क्लॉज, और ये हो गया मेन क्लॉज, प्रधान उपवाक्य, और ये हो गया व्यधिकरण समुच्चयबोधक योजक। इसलिए ये दो क्लॉजेस को जोड़ने वाला क्या हो गया? मिश्र वाक्य। ठीक। अब ये आप लोग इंग्लिश में जैसे पढ़े थे उसी तरीके से हिंदी में भी ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है ना, क्लॉजेज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसके 3 पार्ट होते हैं। उस तीनों पार्ट के बारे में मैं डिटेल्स में नहीं पढ़ने जा रहा हूँ, बस सिर्फ बता दे रहा हूँ। तो मिश्र वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य होता है, आश्रित उपवाक्य मतलब डिपेंडेंट क्लॉज। याद है ना, डिपेंडेंट क्लॉज 3 टाइप्स का होता था। एक होता था नाउन क्लॉज, एक होता था एडजेक्टिव क्लॉज, और एक होता था एडवर्ब क्लॉज, होता था ना। उसी तरीके से हिंदी में संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, ये 3 भी होते हैं, इसके पार्ट हैं। ऐसा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपका बुद्धि का चेक करने के लिए, बुद्धि चेक करने के लिए स्कूल टीचर पूछ दे, मैं ही पूछ दूँ, तो आपको बताने में ये जानकारी रखना ज़रूरी है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है, शायद आपको ना पता हो तो जान लीजिएगा। क्लॉज उपवाक्य का मतलब होता है क्लॉज,
किसी बड़े वाक्य का जो छोटा सा अंश होता है ना, जिसका अपना उद्देश्य हो और अपना विधेय हो, अपना एक सब्जेक्ट हो, अपना एक प्रेडिकेट हो, और बड़े से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पार्ट हो, एक सब्जेक्ट एक वर्ब वाला, उसी को बोलते हैं हम लोग क्लॉजेस। तो अब आगे देखो, थोड़ा सा और बचा है। अब आखिर में है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य यानी कि कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस हम लोग जानते होंगे। कंपाउंड सेंटेंस इंग्लिश में हम लोग पढ़े थे कि जहाँ पे कोऑर्डिनेट क्लॉजेस जुड़ते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा के। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को हम लोग बोलते हैं समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कंजंक्शन मतलब योजक। तो ये सारे जो योजक है ना कंजंक्शन, जैसे और, एवं, अथवा, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए, अन्यथा, व, या, तो, वरना, इन सबको क्या बोलेंगे हम लोग? समानाधिकरण। इनका नाम समानाधिकरण क्यों पड़ा हुआ है भाई? इन योजकों के जोड़ने से जो दो क्लॉज जुड़ते हैं ना, वो दोनों क्लॉजेस, दोनों उपवाक्य एक दूसरे पे निर्भर नहीं करेंगे। दोनों का समान अधिकार होता है, बराबर बराबर अधिकार। जैसे इंग्लिश में तुमने पढ़ा होगा, आई वेंट टू मार्केट एंड सॉ रमेश। मैं बाजार गया और रमेश को देख लिया। क्या रमेश को देखना, बाजार जाना एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है? नो। मैं बाजार गया और यूं ही रमेश को देख लिया, मिल गया, उससे मुलाकात हो गई उससे। तो यहाँ पे दोनों क्लॉजेस का समान अधिकार है, कोई किसी पे डिपेंड नहीं हो रहा। उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है। जैसे बादल छाए हैं, बादल छाए और वर्षा होने लगी। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बादल छाए और बरसात नहीं हुई। तो यहाँ पर इस उपवाक्य का बादल छाए और वर्षा होने लगी, ये दोनों एक दूसरे पर कोई भी निर्भर नहीं कर रहा है, आश्रित नहीं है। ये और जो है ना, ये समानाधिकरण समुच्चयबोधक योजक है। इसमें जो दो उपवाक्य लगे हैं, दोनों का बराबर बराबर अधिकार है वाक्य पर, दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। ऐसे को हम लोग बोलते हैं संयुक्त वाक्य। कोई किसी पर निर्भर नहीं है, कोई किसी पर आश्रित नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, मुझे बनारस जाना है तथा वहाँ से बनारसी साड़ी खरीदनी है। मुझे बनारस जाना है, मुझे जाना है तथा वहाँ से बनारसी साड़ी खरीदनी है। क्या ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आश्रित है? या क्या ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? क्या मैं वहाँ जा रहा हूँ बनारसी साड़ी खरीदने के लिए ही? नहीं, जा रहा हूँ तथा ये भी खरीद लूँगा, है ना? दोनों का अलग अलग अस्तित्व है, दोनों का अपना अपना अस्तित्व है। इसीलिए जो योजक है, ये समानाधिकरण समुच्चयबोधक योजक है, और ये दोनों ही क्लॉजेस, दोनों ही उपवाक्य एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहे हैं। इसीलिए क्या हो गए? संयुक्त वाक्य। तो शेष में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें कुछ एक एग्जाम्पल, जैसे लिखने में काफ़ी टाइम जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, कप गिरकर चटक गया। कप जो होता है ना, चाय पीने वाला कप, गिरकर चटक गया। चटक गया मतलब टूट गया। अब इसमें कप क्या है भाई? उद्देश्य है। गिरकर चटक गया ये विधेय है ना? अब इसी को संयुक्त वाक्य में बदलने को आएगा। संयुक्त यानी कि जिसमें और, एवं, अथवा, तथा, किंतु ये सब लगा के हम लोग जोड़ सकें। तो कैसे जोड़ देंगे हम लोग? कप गिरा और चटक गया। कप गिरा एक उपवाक्य हो गया, और के बाद चटक गया ये एक अलग उपवाक्य हो गया। अब इसी को मिश्र में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में? जैसे ही कप गिरा वैसे ही चटक गया। जैसे ही गिरा वैसे ही चटक गया। तो 3 टुकड़ों में तुमने तोड़ दिया इसको। समझ आ रही है बात? ठीक है ना? दूसरा एग्जाम्पल जैसे ले लो, मान लो अगर बोला गया कि प्रधानाध्यापिका आई और छात्र खड़े हो गए। तो बताओ कौन सा उपवाक्य, मतलब किस टाइप का वाक्य है ये? प्रधानाध्यापिका आई और छात्र खड़े हो गए। संयुक्त है, और लगा हुआ है समुच्चयबोधक, समानाधिकरण लगा हुआ है और। अब इसको सरल में चेंज करना है। सरल में तो कैसे लिखेंगे भाई? सरल में एक ही क्रिया होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है आई और खड़े हो गए, 2 वाक्य है ना, 2 क्रियाएं हैं। तो अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे सरल में तो क्या हो जाएगा? प्रधानाध्यापिका के आने पर छात्र खड़े हो गए। एक ही क्रिया है, खड़े हो गए। ठीक है ना? ये कौन खड़े हो गए? छात्र खड़े हो गए। छात्र हो गया उद्देश्य, खड़े हो गए हो गया विधेय, और प्रधानाध्यापिका के आने पर ये क्या हो गया? विस्तारक है। क्यों पढ़ाया था विस्तारक? इसीलिए पढ़ाया था ताकि आपको समझ में आ सके। प्रधानाध्यापिका के आने पर छात्र खड़े हो गए। ठीक है?